अस्सलाम वालेकुम जी। पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 114 का। मुझे बहरहाल लग रहा है कि अगले लेक्चर से नंबर बदल लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे देख के कहेंगे ओ नो ये तो 5 दिन का काम है, हालांकि पिछला लेक्चर 15 मिनट का था। ऐसा ही है। चले अच्छा जी, अब ये पार्ट 4 हमारा कॉन्टीन्यूटी में है, असल में IFRS 15 की पार्ट 1 के साथ कॉन्टीन्यूटी में। तो पार्ट 1 में हम क्या कर रहे थे, हमने क्लास आज स्टार्ट की सुबह, बैठ जाएं, तो हमने बात शुरू की कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और बीच में कुछ एडिशनल गुड सर्विसेज भी आ गई, मॉडिफाई हो गया। मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगा अंग्रेजी स्टैंडर्ड के अंदर जो लिखी है, मॉडिफिकेशन के अंदर वो यही कहता है कि क्वालिटी बदल जाए, क्वांटिटी बदल जाए, स्कोप बदल जाए, कोई भी ऐसी चेंज आ जाए, ओरिजिनल से हिल जाए चीज़, तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो मॉडिफिकेशन में हमने देखा पहली सिचुएशन में क्वेश्चन 1 कि गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट थी। इंशाल्लाह आज उम्मीद है नमाज से पहले आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तकरीबन आधा घंटा, कम अज़ कम आधा घंटा 35 मिनट लग सकते हैं इस पर। तो एंड के लिए वो रखा हुआ है मैंने, नमाज से पहले, आज जोहर से पहले। फिर जोहर के बाद देखेंगे क्या करना है और कब करना है, वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, डिस्टिंक्ट हैं और स्टैंड अलोन प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो मॉडिफिकेशन के अंदर गुड सर्विसेज आई हैं। तो हमने कहा था कोई मसला नहीं है, पहला स्टेप क्या करो, रेकंसिलिएशन बनाओ। ओरिजिनल ऑर्डर ये था, इतनी डिलीवर होगी, इतनी बाकी थी, इतनी एडिशनल आ गई, फिर ये डिलीवर। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डिस्टिंक्ट है और स्टैंड अलोन प्राइस है, तो बस पुरानी वाली को पुराने रेट पे, नई वाली को नए रेट पे, इंट्रो वाली एडजस्टमेंट्स एंट्री तो हो गई। ठीक है ना, इस लेवल की थी। अगले स्टेप पे आए, भाई बोलना नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, आपको आना चाहिए था टाइम पे ना जी। गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट थी लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस पे नहीं थी। हमने कहा कोई मसला नहीं है, पहले वही काम क्वांटिटीज़ के साथ खेले, ठीक है। और यहाँ पर पहली सेल बुक कर ली 7,000 पे। फिर जो मॉडिफिकेशन आई, हमने कहा क्योंकि ये स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, नई गुड्स की स्टैंड अलोन प्राइस मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू पे नहीं है, तो इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया है, पिछले ऑर्डर की वजह से ही दिया होगा। तो सारा डिस्काउंट नए वाले ऑर्डर की गुड्स को ना डालो, बल्कि जो हुआ वो तो हो गया, बाकियों के लिए फिर आपने एवरेज रेट यूज़ करना है ताकि डिस्काउंट दोनों पे एलोकेट हो जाए जो बच गया है। ठीक है, गुड सर्विस चूँकि डिस्टिंक्ट थी इसलिए जो हो गया उसको माफ़ी मिल गई। तो हमने एक एवरेज रेट निकाला था, जल्दी आ जा यार, हमने एक एवरेज रेट निकाला था कि जो रिमेनिंग गुड्स हैं 60 और 30, उनकी प्राइस क्या है जितनी उसने पे करनी है, 60 इंटू 100 और 30 इंटू 80, ये रेट निकल आया हमारे पास। ये एवरेज रेट हमने लगाया रिमेनिंग के ऊपर, आफ्टर मॉडिफिकेशन रिमेनिंग गुड्स के ऊपर रेवेन्यू निकालने के लिए। रेवेन्यू बराबर ही रिकॉर्ड हुआ है, सिर्फ मैंने आपको कहा था हमने जो है ना इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी बदल दी। यानी कि वैसे तो ड्यूरिंग द ईयर है तो टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मसला तब आता जब लेट से 28 फरवरी हमारा ईयर एंड होता, तो यहाँ पे रेवेन्यू डिफरेंट होता, यहाँ पे डिफरेंट होता। ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये रेवेन्यू सेम ही होना। फिर हम तीसरे पे आए और उसमें था गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट ही नहीं है। भाई अगली बात तो फिर रह ही नहीं जाती, मतलब कि ये तो फिर वही चीज़ है जो समझो कंटिन्यू हो गई। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट की समझ आ जाएगी। अब अगर ये ख़तरनाक सिनेरियो आ जाए तो तरतीब वही है, पहले हमने क्वांटिटीज़ के साथ खेल लेना है, उसके बाद हमने पहली सेल भी, रेवेन्यू भी पहला रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन जब मॉडिफिकेशन आनी है और सवाल ने कहना है कि गुड्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है, तो हमने सर पकड़ के बैठ जाना है, ओहो यानी जो पहले हुआ वो भी गलत हुआ, उस पर भी माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ेगी। अब जो एवरेज रेट निकलना है वो फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एवरेज निकलेगा। ठीक है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझो एक ही है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक एवरेज निकलेगा, सारे यूनिट्स और सारी प्राइस करके एक रेट निकाला एवरेज। इस एवरेज रेट के ऊपर हमने अगली तो बुक करनी ही थी, पिछली के लिए भी हमने चेक करना है कि पिछली में कितनी कमी या बेशी है। तो हमने कहा जी हमने 70 गुड्स को 7,000 के हिसाब से, 100 के हिसाब से, 70 को 100 के हिसाब से 7,000 रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ था। लेकिन अगर ये रेट होता तो 6,738 होता, तो इसका मतलब रेवेन्यू ज़्यादा बुक हो गया, तो कुछ रेवेन्यू क्या कर लो, रिवर्स कर लो, बाकी अगले तो इसी रेट पे आ गए थे। तो ये एक वर्किंग और ये एक एंट्री एडिशनल हो गई थी। इसके अलावा बाकी सारा कुछ सेम ही है, कोई ऐसा मसला नहीं था। पैसे जब आते हैं तो हम कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं, जब गुड्स डिलीवर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर रहे हैं, बाकी इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है,
ये लोग, ये आप लोगों ने पिक्चर्स भी ले ली थी, किसी ने नहीं ली थी तो अभी पिक्चर ले लीजिए, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं, हाँ सेंड, हाँ वही 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 मैंने कहा, मैं मुझे लगा शायद कह रहे हैं हमने तस्वीर बनानी है। बेसिकली स्टैंडर्ड ने ना एक सिनेरियो और भी डाल दिया, ठीक है जी, और उस सिनेरियो के अंदर उसने कहा, सिनेरियो बेसिकली वो 2 ही था कि गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है, एग्जाम्पल एक डाली थी, और स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है। चले जी, ये तो बात सेम हो गई, मसला कहाँ पे है, सवाल में देखते हैं जाके मसला को। फोर, इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ 3 क्वेश्चंस गिवन इन प्रीवियस क्लास नोट्स, क्वेश्चन इन कॉन्टिन्यू 3 क्वेश्चंस ऑन यकम जनवरी, ये चौथा सवाल है, ऑन यकम जनवरी 21 एसएल 15 फरवरी 21 गाड़ी पे बैठ के आ गए, सवाल वही है, ठीक है। आगे, एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस, डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन, यानी कि सिनेरियो ये है। यार फिर तो ये वही सवाल हो गया। अच्छा, ये बीलू जो है ये असल कहानी है, नहीं, वो असल कहानी क्या है, पिछली सेल में कुछ गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। इट वॉज, पता लगा दैट 70 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड सप्लाइड हैड माइनर डिफेक्ट्स, ठीक है। तो एसएल ने क्या कहा, सेलर ने एग्रीड टू गिव 1050 रुपये का क्रेडिट टू सीएल फॉर दिस, दैट इज जो मतलब 70 प्रोडक्ट्स थी उन पे हर एक के ऊपर 15 रुपये की कंपनसेशन हम दे रहे हैं, क्योंकि कुछ माइनर डिफेक्ट्स उनमें निकल आए थे। तो ये कोई सिनेरियो नहीं है, सिनेरियो 3 ही थे, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन वैसे डाल दी कि अगर पिछली सेल के अंदर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए तो, ठीक है, इस सिनेरियो के साथ जोड़ा इन्होंने। अब मुझे बताओ कहाँ पे चेंज आएगी आपके ख्याल में, रजिस्टर मैंने कहाँ रखा है, अच्छा, पहली वाली में कोई चेंज नहीं है, कैश उसने पूरा दिया, दूसरी वाली में कोई चेंज नहीं है, हमने चीज़ें डिलीवर कर दी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ और उस वक्त फिर पता लग रहा है ओहो पिछली गुड्स में कोई गड़बड़ थी। तो हमने कहा ठीक है, अगर गड़बड़ थी तो उसको सही कर लेते हैं, क्या करना पड़ेगा। अब इस दिन डेट भी बदल गई, 15 फरवरी को, पैसे 15 फरवरी को आ रहे हैं ना, बोलो, वो नए पैसे आके दे गया। हमने कहा अच्छा जी, कैश तो लेकर वो घर से आता है ऐसी सूरत में जब एडिशनल चीज़ों का ऑर्डर हो 2400, लेकिन हमने क्या कहा, हमारे दोस्त 2400 में से हम आपको 1050 रुपये छोड़ेंगे, माफ़ करेंगे, यानी वापस करो या उससे कम ले लो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। क्यों कम ले रहे हैं, वो यार पिछली प्रोडक्ट्स इफेक्टिव चली गई थी ना आपको, तो हर यूनिट के ऊपर 15 रुपये आपको हम क्रेडिट देते हैं, आपका इतना बनता है 1050, आप ये ले लो। अब ये किस दिन पैसे लेकर आया, 15 फरवरी को, ठीक है ना। तो 15 फरवरी को कैश, इधर देखना सारे तवज्जो से, कैश ये सिर्फ इतनी सी चेंज है, सिर्फ ये जगह चेंज है, सिनेरियो में ब्लू कर देता हूँ इसको। 15 फरवरी को कैश कितना लेकर आया, वो घर से तो 2400 लेकर आया था, लेकिन साथ गिला भी लेकर आया था। भाईजान पिछली जो चीज़ें भेजी हैं ना उनमें वो डिफेक्ट था थोड़ा सा, फिर आप हमारे वैल्यूड कस्टमर हैं, आप 15 रुपये पर प्रोडक्ट आपको हम कंपनसेट कर देते हैं, आप 1050 रुपये अपने वापस रख लें, हमें ना दें, ठीक है, हमें ना दें जी। बोले 1350 आ गया। अब सोच के बताओ, ये जो 1300, ये 1050 की हमने कमी सी रिकॉर्ड की है, इस कमी को क्या कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमने ये जो रेवेन्यू बुक किया था, यही नहीं, सॉरी, ये रेवेन्यू जो बुक किया था, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, ये जो रेवेन्यू 7000 का बुक किया था, गड़बड़ इसमें थोड़ी सी हो गई थी कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी गलत चली गई थी। अब हमने जो उसको कंपनसेट कर दिया तो हमें वो सेल को सही कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेप 1 मैंने किया, स्टेप 1 कैश नेट करके रिकॉर्ड किया, स्टेप 2 में मैंने क्या किया, रेवेन्यू को कम किया। कम क्यों किया,
हाँ, मैंने 100 रुपये के हिसाब से सेल बुक की थी, अब 15 रुपये उसको माफ़ नहीं कर दिए, वो फिगर निकली हुई थी। तो ये कितना आ गया? 1050। लिखना है तो लिख लो कि ये जी 100 यूनिट्स के ऊपर 15 रुपये हमने माफ़ किए। 1050 वहाँ से निकाल दिया। अच्छा सॉरी सही है। अच्छा, अब बैलेंसिंग निकाल लो। कॉन्ट्रैक्ट लाया कितना? लाया वो 2400 ही, मतलब लायबिलिटी पूरी 2400 ही है। असल में ना इसको तोड़ के करना चाहो तो तोड़ के कर सकते हो। आप कहोगे सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 24 की बन गई है। ओ भाई 2400 की चीज़ें तो डिलीवर करनी ही है ना हमने। असल में हुआ मामला क्या है, आप अगर इसको तोड़ कर देखें तो हमने कुछ रेवेन्यू डेबिट किया बोलो। ये रेवेन्यू का डेबिट करना ये हमारी अब रिफंड लायबिलिटी है। मैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़ को कह रहा हूँ, ये समझो रिफंड लायबिलिटी है। और बाकी 2400 का कैश पूरा ले लिया। तोड़कर अगर एंट्री करते हैं आप, तोड़कर अगर एंट्री करते हैं तो 2 एंट्रीज बनेंगी, रेवेन्यू डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। 1050 से, और फिर कैश उससे कितना लिया है? कैश तो फिर आपने उससे 2400 पूरा लिया ही नहीं है, 1350 लिया है। तो ये बाकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में भी आपने 1350 जब लिखना है तो गुड्स का 2400 की गुड्स का खाता पूरा हो जाना है। मैं तोड़ के लिख देता हूँ। यानी कि अगर आप कहें कि जी वो आया तो हमने उसे कहा क्या हुआ? हमने कहा जी देखें अब वो गुड्स डिफेक्टिव थी। हमने कहा अच्छा चलो यार कोई बात नहीं, आपको नॉर्मली ना हम एडजस्ट कर देते हैं भाई, हम ना अपना रेवेन्यू कम कर लेते हैं। ठीक है, कितने से? 70 चीज़ें बेची थी, हर एक के ऊपर 15 रुपये कम कर लिया हमने। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये कैश नहीं पे करते हम। ठीक है, इसको हम एडजस्ट ही कर दिया करते हैं। तो बहरहाल इसको मैं रिफंड लायबिलिटी कह सकता हूँ, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इसलिए लिख रहा हूँ कि सारी लायबिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़ ही होती हैं। दूसरी ने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होना है तो मैं इसमें भी लिख लूँगा तो वो एंट्री सेम तभी लगेगी। वैसे इसको रिफंड वाली लायबिलिटी कह सकते हैं। ओके, कितनी है? 1050। लेकिन अब उससे कैश कितना लेंगे आप? कैश उससे लेंगे आप 1350, यानी कि 2400 वो लाया था, लेकिन उसका गिला कबूल किया आपने। 1050 की आपने लायबिलिटी बना ली रिफंड वाली, उससे आपने 1350 ले लिया, और ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। यानी अल्टीमेटली आपने किया क्या है, आपने अब उसको 2400 वाली नई चीज़ें 1350 में एक तरह से देनी है, बाकी 1050 आपने उसको माफ़ ही किया है। ये एडजस्टमेंट होती है। तो बहरहाल ये अलग अलग करने की बजाय तरतीब इसी तरह से याद रख लो कि जब वो आया है और पिछली गुड्स में डिफेक्ट निकल आया है तो आप कहो जी ठीक है, आप अपना रेवेन्यू रिवर्स करो, उससे कम कैश लो और बैलेंसिंग डाल दो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में। अब फ्यूचर में जब आप वो 2400 की चीज़ें डिलीवर करोगे तो उसमें आप इस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को 2400 से डेबिट करोगे और रेवेन्यू क्रेडिट कर लोगे। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू, डेबिट रेवेन्यू, वो सही होगा। ठीक है, वो अपनी जगह पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक इसीलिए एक इकट्ठा कर दिया इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को। ओके, तो एडजस्टमेंट खुद ब खुद हो गई कैश कम रिसीव करके। चलें जी, ये एक चीज़ थी, ऐसे ही बस थी, सो थी। अब चलते हैं हम अगले मुद्दे की तरफ। ज़रा सफ़ा नंबर 420 पे इसकी समरी ना पढ़ लें। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज अ चेंज इन स्कोप और प्राइस या बोथ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप बदल जाए, यहाँ पे स्कोप बदला बल्कि प्राइस भी बदली, स्कोप बदल जाए प्राइस बदल जाए, ये दोनों बदल जाएं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें मॉडिफिकेशन कितनी किस्म की होती हैं? टाइप 1, एडिशनल गुड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। काश कि मैंने सारा नाम मिटाया होता। चलें, एडिशनल गुड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट and price of additional goods services represent standalone price. Treatment, treat it as a separate contract. Type 2, additional goods or services are distinct and price of additional goods services is not standalone price. तो हमने कहा था treat it as a termination of existing and creation of new contract, that is adjustment is made to remaining units of old contract. पिछले को ख़त्म करो, नए को शुरू कर लो। Type 3, additional goods are not distinct. डिस्टिंक्ट क्या है इंशाल्लाह आज की क्लास के एंड पे ये तोहफतन हदियतन अलग से दिया जाएगा आपको। ठीक है, एडिशनल गुड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो इट इज ट्रीटेड एज
पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी एडजस्टमेंट इज मेड इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ एग्जिस्टिंग। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पढ़ लेते हैं, चलें अब लिखी हुई है तो। एन एंटिटी शेल किसकी, एंटिटी शेल account for the contract modification as if it were a part of existing contract if remaining goods or services are not distinct and therefore form part of। नहीं पढ़ो अभी, ये डिस्टिंक्ट वाली बात जब क्लियर होगी तो फिर ये पढ़ना है, अभी पेंडिंग रखो। ठीक है, तो समरी मैंने आपको ऊपर से पढ़ा दी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आज ना हम ज़रा चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, क्योंकि प्रेजेंटेशन मतलब बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से ये साइड, अभी तक हम ना रेवेन्यू की तरफ चलते आ रहे थे, अब बैलेंस शीट के अंदर डेटर, रिसीवेबल, उसकी का, हाँ वो लाइबिलिटी वगैरह भी, बिल्कुल वो चीज़ें जो हैं उनको ज़रा देख लें वो किस तरह से आती हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ बीच में देख लें क्योंकि अब हमने पास पेपर्स पे मूव करना है ना, तो पास पेपर में ज़ाहिर है पूरी डबल एंट्रीज करनी होती हैं, तो जो सवाल उसके अलावा हो रहे थे वो तो हम कर ही रहे थे, अब कॉन्सेप्ट ये वाला भी ज़रूरी हो गया। पेज नंबर 466 पे आए, प्रेजेंटेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, 64 पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, लेकिन आप पहले एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम्पल 1, पेज 466, एग्जाम्पल 1। जी यार, एक छोटा सा सवाल पहले कर लें ताकि वो ज़रा एक साइड पे लग जाए बात, ज़रा पास पेपर्स में आए ना, ये करते हैं अभी प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद फिर क्योंकि इसके आगे पास पेपर्स करने हैं ना, एक छोटा सा सवाल जहन में है। पास पेपर 8 हमारा चल रहा है, 2 पास पेपर हैं ऐसे हैं बदतमीज़, मुकदे ही नहीं पे। पास पेपर 8 त्रिचमीर 1, जी बच्चों, ऑन 1 अक्टूबर 19 TML सोल्ड मशीन C to चन फॉर 25 मिलियन, एज पर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years का। डिलीवरी 1 अक्टूबर 19 पे हो गई है। फर्दर कमीशन पेड टू सेल एम्प्लॉयज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹16 मिलियन। ये ज़रा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पड़ा था ना असल में पिछले पार्ट में शुरू में, तो वो चूँकि बीच में ब्रेक आ गई, मेरा दिल था कि ये ज़रा बात भी कर लें। जी बच्चों, सादा सी बात है जी, एक तो इसके अंदर हमारा डेटर इन्वॉल्व है और दूसरा कॉस्ट है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग तो है, मतलब कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। ये मिटा दूंगा, पिक्चर तो नहीं लेनी, इस मिटा दूंगा, बस ये कहानी अब माजी बनने लगी, मॉडिफिकेशन अब फिर देखेंगे। हाँ, एक पास पेपर के अंदर इस मॉडिफिकेशन को कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो। पिक्चर ले ली थी कि नहीं ली थी? नहीं ली थी तो फिर अब ऑनलाइन जाके लेक्चर चला के उसकी, हाँ, स्क्रीन शॉट लेंगे। ठीक है मिलियन में बहुत ही गिचमिच हो जाएगी, 1000 में कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 19 TML सोल्ड मशीन टू चन लिमिटेड, डिलीवरी भी इसी 1 अक्टूबर को नीचे लिखा भी हुआ है, फॉर 25 मिलियन, लेकिन पैसे कब आने हैं? 2 साल बाद। डेट, डिस्क्रिप्शन और डेटर, रिसीवेबल है ना, ठीक है। 1 अक्टूबर 19 गुड्स डिलीवर हो गई हैं, गुड्स डिलीवर, तो सेल बुक कर लें, लेकिन करेंगे किस पर? प्रेजेंट वैल्यू पर। ठीक है, आज इसकी रिवीजन करते हैं। अभी ज़रा ये बीच में कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कर लें, एक आधा हैवी किस्म का सवाल कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्काउंटिंग की रिवीजन करेंगे। तो हम जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं हमने वो करनी है। डिस्टिंक्ट ना भी हुआ तो एंड पे वो नमाज के बाद वाले पोर्शन में चला जाएगा, लेकिन डिस्काउंटिंग को हमने एक क्लास के अंदर अभी करना है। बेसिकली जो किए हुए काम है, हम गुड्स पहले देकर पैसे बाद में ले रहे होंगे, गुड्स पहले बाद में लेंगे, पैसे पहले आ रहे होंगे, ये काम सारे किए हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है सर्विसेज गुड्स आ रही हों, तो ये सारे सिनेरियोज, 4-5 सिनेरियोज, ये हम इसके बाद देखते हैं। लेकिन एक
बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, प्रेजेंटेशन करवा के वो जब हो जाएगा तो फिर आगे मूव कर जाएंगे। फ़िलहाल तो सेल बुक करनी है, आज रिवाइज होगा कि अगर आज गुड्स चली गई हैं तो सेल प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक है, कैश को डिस्काउंट करते थे, और अगर आज पैसे लेते थे एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो सेल को फ्यूचर वैल्यू पे बुक करते थे। याद आ रहा है? इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। फिलहाल तो मुझे ये बताओ 25,000 में कर लें इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -2 जी, 20,661। 1 अक्टूबर के बाद इसका ईयर एंड होगा 30 सितंबर 2020। अब ये डेटर है तो इंटरेस्ट इनकम आनी है, बोलो 20,661 इंटू 10%, ठीक है जी। ये ऐड होता है, लेकिन बस ठीक है, मुझे इससे आगे की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही साल है ना इस सवाल के अंदर, देखो ज़रा, ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर 19, ठीक है, तो ये 1 अक्टूबर वाला 31 दिसंबर 19 पे। हाँ, ये ध्यान ज़रूर रख लेना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनकम अगर बुक करनी है तो कितने महीने करनी है? 3 महीने की, और ये पूरे साल की है। ओके, अच्छा, तो मेरे ख्याल में पहले ओरिजिनली परफॉर्म कर लेते हैं एंट्रीज, ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसने क्या गलती की है। सबसे पहले डेटर डेबिट सेल रेवेन्यू क्रेडिट प्रेजेंट वैल्यू से, और उसके बाद डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3 महीनों की ओरिजिनल एंट्री। नंबर 1 ये हो गया, वर्किंग होगी ना, ये तो वर्किंग हो गई। ओरिजिनल पहली एंट्री डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से? ये नज़र ही नहीं आ रहा क्या लिखा हो, डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट जी, अभी भी नहीं लग रहा, चलो 20,661। उसके बाद इनकम बुक करनी है, कितने महीने की? 3 महीने की। एंट्री डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी, 20,661, ओहो सॉरी 20,066 2066 सॉरी, ये है 3/12 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने हमारे साल में गिरते हैं, तो इनकम बुक करें कितनी? 517, ठीक है जी। ये तो हो गई एक बात, लेकिन अभी सवाल में बात पूरी नहीं हुई थी, आगे कुछ और भी उसने लिखा हुआ है। क्या कहता है? ये तो हो गया ना जी यहाँ तक की कहानी का, 25 मिलियन की मशीन सोल्ड कर दी है, डिलीवरी इसी दिन हुई है, वैसे भी सोल्ड से पता लग जाता है, सोल्ड कर दी मशीन, 2 साल बाद पैसे आने हैं, तो हमने इसको तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए ट्रीट कर लिया, जो हमने करना था, ठीक है। अब वो कहता है फर्दर कमीशन पेड टू सेल्स एम्प्लॉयज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1.6 मिलियन। अब ये करने क्या है देखें, मुझे एक बात तो बताएं, सेल हमारे साल में हो गई है, बोले तो क्या रेवेन्यू लंबे अरसे पे जाके रिकॉर्ड हो रहा है? क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मैं वो ओपन करने लगा था, लेकिन फिर मुझे लगा शायद टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। मैं जो अभी भी बना के आया था वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला, मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ। कौन सा? ये रहा जी भाई साहब। इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो ये है, एसिट वाली है, लेकिन मैंने ये जान के पिछली बार वाले जुमले को भी इसी सवाल की वजह से ना इस बार बदल दिया था, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखा होता है एज एंड व्हेन पीओ इज सेटिस्फाइड, उससे भी ज़्यादा आसान लफ्ज़ लिखा है इस दफ़ा कि कैपिटलाइज करना है इसको इन्वेंट्री में, और एक्सपेंस करना है जब रेवेन्यू ने रिकॉर्ड होना है, ठीक है। अब अगर तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही होती है तो रेवेन्यू भी ओवर टाइम रिकॉर्ड होता है, तो ये भी ओवर टाइम एक्सपेंस में जाता, ठीक है। लेकिन हमने तो गाड़ी चन को दे दी, हमने गाड़ी चन को दे दी, तो हमने तो सेल कर ली, और हमने इसी दिन देखो रेवेन्यू बुक भी कर लिया है। उसके बाद वाले पैसे तो इंटरेस्ट इनकम है, रेवेन्यू तो नहीं है। इसका मतलब गाड़ी की क्या मतलब, पहले टायर दिए हैं आपने, फिर स्टीयरिंग पकड़ा दिया उसको,
या फिर दरवाजे जा रहे हैं, फिर शीशे जा रहे हैं, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, ये एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो गई है 1 अक्टूबर को। तो इस वजह से माजरत के साथ इसको हमें एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लिखो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री तो हो गई ना, लिखो वजह लिखो, इट इज एक्सपेंस्ड आउट बिकॉज सेल, बिकॉज रेवेन्यू इज, ये सेल इज, बल्कि एंट्री भी नहीं की मैंने, पहले एंट्री करो। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना था? 1.6, 1600 हैं, 1600 रुपये एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा जी? एक्सपेंस क्यों किया हमने? एक्सपेंस आउट बिकॉज सेल इज रिकॉर्डेड इन ओनली दिस ईयर, दैट इज एट अ पॉइंट इन टाइम। गाड़ी की सेल बुक हो गई है, इसलिए भाई माजरत के साथ आपने भी वही काम किया जो उसने किया हुआ है, अकाउंटेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया, पढ़ते हैं आगे। आपने भी वही कर दिया, किस किस ने यही सोचा था, लो जी कैपिटलाइज, माशाल्लाह। तो हम अकाउंटेंट ऐसे ही उसको यहाँ पे बैठ के जो हम बुरा भला कह रहे होते हैं, या तुमने ये क्या गलती की, ये क्या, आप लोग नहीं करते ये गलती, वो भी आप जैसा अकाउंटेंट होता हो जाती है गलती, ठीक है। चलें जी, ये तो बात थी ओरिजिनल की। अब रॉन्ग क्या है? पहली बात, द अकाउंटेंट हैज़ रिकॉर्डेड सेल्स रेवेन्यू ऑफ 25 मिलियन अपॉन डिलीवरी। भाई साहब, रॉन्ग एंट्री के लिए पक्का एक उसूल आपको बताया हुआ है कि जैसे वो उंगली पकड़ के चलाए वैसे आपने चलना है, ठीक है। जैसे वो कहे चुप करके वैसे आपने करना है। वो क्या कह रहा है? अकाउंटेंट हैज़ रिकॉर्डेड द रेवेन्यू ऑफ कितना? 25,000 उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, बस। इसके अलावा उसने कुछ बोला नहीं। तो दूसरी ऑब्वियस चीज़ फिर करो, इसमें कोई गलती नहीं है, उसने डेटर, जाहिर सी बात है कैश तो नहीं ना कर सकता। किसी के जहन में ये ऐसा हो सकता है उसने कैश रिकॉर्ड कर लिया, अल्लाह के बंदो उधार वाली सेल है। तो ये तो मतलब इंट्रो पढ़ के भी अकाउंटेंट जाए तो उसे पता लग जाएगा कि गाड़ी चली गई है, पैसे अभी नहीं आए, तो ये तो हमारा डेटर है, रिसीवेबल है। तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट उसने कितने से कर लिया है? वेरी सिंपल, 25,000 से। भाई समझ आइए ये बात, मेरे दोस्त समझ आइए ये बात। वो पिछले लेक्चर से कोई रिलेटेड नहीं है ये, अब उससे पिछले से है, जब आप पिछले दिन छुट्टी की होगी आपने, ये वो है। अच्छा अगली बात, ये तो हो गया। अगली चीज़, अगर उसने, बात सुने, अगर उसने डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट पूरा 25 से कर लिया है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ये काम किया होगा उसने। मतलब उसने तो पूरा 25 आज ही रिकॉर्ड कर लिया, हम तो 20 करके आहिस्ता आहिस्ता 25 रिकॉर्ड करेंगे, उसने सारा 25 आज ही रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अगली बात कहता है जो फर्दर कमीशन पेड टू सेल एम्प्लॉय फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1600। ओहो, ये गलतियों का पता ऐसे लगता होता है। अकाउंटेंट रिकग्नाइज्ड, कितना अच्छा लफ्ज़ बोल देता है अकाउंटेंट, ठीक है जी। फिर कमीशन पेड टू सेल्स एम्प्लॉयज़ वॉज कैपिटलाइज्ड, सिर्फ कैपिटलाइज नहीं, एंड बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 2 ईयर पीरियड। यानी उसने पहले तो इसको इन्वेंटरी बनाया, पढ़ के आया था ना, ठीक है, पढ़ के तो महमूद भी गया हुआ ये कॉन्सेप्ट। 2-3 और स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया, सब ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। और मैं कल से मैं चीख रहा था इस बात के ऊपर कि भाई इंक्रीमेंटल कॉस्ट का जनरल रूल क्या है कि ये कैपिटलाइज होती हैं और जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो वैसे वैसे ये रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर ही पूरा हो जाए, वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली बात ये थी कि अगर रेवेन्यू 1 ही साल में रिकॉर्ड हो जाए तो फिर सारा का सारा एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पे यही तो हुआ है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो ओवर टाइम थी ही नहीं, वो तो लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए उसको इनकम बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसने भी भाई क्या किया, उसने इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट किया पहले खैर से 1600 से, और फिर उसने कहा अब जाहिर सी बात है जी ये 2 साल का मेरा प्रोजेक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 साल के ऊपर उसने खैर से इसको फैला भी दिया। तो माशाल्लाह भाई ने पहला चांद क्या चढ़ाया, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट करके चांद चढ़ाया, और दूसरा चांद क्या चढ़ाया, रुके नहीं भाई, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कह लो, मैं बल्कि वही एंट्री बोलूँगा, क्या, कॉस्ट ऑफ
एक्सपेंस लिख के ब्रैकेट में वो लिख देता हूँ ताकि ज़रा इजी रहे। यहाँ पे वैसे कोई एक्सपेंस इनका एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस लिख के ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्या था हमने लिखा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया हमारे दोस्त ने। अब ये कितने से किया? 1600 डिवाइडेड बाय 2। अब ये ना कहना 3/12 उसने नहीं किया होगा, उसने लिखा हुआ अमोर्टाइज किया है तो मतलब सही किया होगा ना। ये थोड़ा ये कि आप कहोगे कि खुद से ही कह दो अमोर्टाइज पूरे साल की उसने कर ली होगी, ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना सोचा करो, बस उंगली पकड़ के चलते जाया करो इसमें। जी 200 और 200 वो कह रहे हैं अमोर्टाइज किया तो मतलब उसको इतना तो पता था ना कि अमोर्टाइज करना है हमने, ठीक है। अच्छा वैसे तो आपने ये वर्किंग में करना होता है, मेन पेज के ऊपर आपकी होनी चाहिए रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है, लेकिन अब मैंने उधर वर्किंग कर दिया है तो मैं इधर रेक्टिफाइंग एंट्री कर देता हूँ। ये क्या है? अकाउंटेंट वाली एंट्री, अकाउंटेंट ने ये एंट्री की है, इसलिए अकाउंटेंट लिखना आप शुरू कर दिया हमने। आप बड़े हो गए हो, इसका मतलब ये है कि अकाउंटेंट ने एंट्री की है, कुछ गलत भी हो जाती हैं चीज़ें, कुछ सही भी तो हो जाती हैं उसमें, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है क्योंकि उसने मांगी रेक्टिफाइंग एंट्री है। अगर प्रॉफिट का इम्पैक्ट होता तो फिर मैंने कहा था रेक्टिफाइंग एंट्री ना किया करो, आप बस इम्पैक्ट सोच लिया करो, प्रॉफिट पे, एसेट पे, लाइबिलिटीज़ पे, ऐसे सवाल आते थे ना, यहाँ पे अभी आ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। रेक्टिफिकेशन साथ मिक्स कर दे, लेकिन अभी तो चूंकि उसने कहा है प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज तो हम करेक्टिंग एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है जी। डेटर डेबिट होना था, बताओ कितने से? डेटर डेबिट होना था, बोलो। अच्छा अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो, कोई मसला नहीं है जी, करो। डेटर डेबिट होना था 20,000 से, हो गया 25 से, तो क्रेडिट करो, आसान ही कर लो। लो एंट्रीज मांग कितने से? 4339 से। रेवेन्यू क्रेडिट होना था 2 से, हो गया 5 से, 25 से, तो 433, ये गलती सही हो गई। दूसरा क्या है? जो है वो उसने किया नहीं है, कर लें ना, नेट करें, ऐसे इजी लगता है, ऐसे कर लिया करें। इंटरेस्ट इनकम जो होना था वो उसने नहीं किया हुआ, वो भी कर लें, आगे बढ़ें। अब ये तो एक ही ट्रांजैक्शन है ना, वरना इसको भी अलग इस तरह कर लें, इसको अलग सोच रहे हैं फिर इसको अलग, लेकिन एक्सपेंस डेबिट होना था 1600 से, एक्सपेंस डेबिट हो गया 200 से, तो मज़ीद डेबिट किससे करोगे? 1.4 की तो आ गई। अगली बात, कैश क्रेडिट होना था, अकाउंटेंट ने भी कर दिया, नो इश्यू, एक्सपेंस हो गया हुआ है। अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 1400 से डेबिट हो गया, केड़ी इन्वेंट्री भाई? क्रेडिट करो, बदतमीज़ कहीं के। कितने से? चलें जी, अब आ जाएं उस कॉन्सेप्ट पे जिसका मुझे इंतज़ार था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट करने के बाद हम वो सवाल करेंगे जिसका मुझे IFRS शुरू होने से भी पहले का इंतज़ार था। आपका वक्त आज कीमती बनने लगा फिर है, रोज़ तो हम टाइम ज़ाया करते हैं ना। क्या कह रहे हैं? तुम सुबह आए क्यों नहीं, पहले तो ये बताओ। तुम मॉडिफिकेशन वाला चैप्टर देखो ना, अब वो लेना पड़ेगा लेक्चर। ये पता नहीं ये रोज़ धोते हैं या रोज़ ही ऐसा, मुझे क्यों लग रहा होता है ये, इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं है ही ऐसा? चलो फिर, नहीं तो धोया जाएगा, डाल दो पानी से। ठीक, अच्छा जी, पेज 466 पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ज़रा इस पे आ जाइए प्लीज़। पेज 466 एग्जाम्पल नंबर 1। अब आप लोग ओपन करके ज़रा वेट करें, मैं पानी पीता हूँ, तब तक अली भाई ओपन कर लें क्योंकि वो पानी डालने लग गए। इधर से भी मिल जाएगा, कोई मसला, ले लो, दे दो यार, पानी ख़त्म हो गया यार। अच्छा जी,
भाई कोई जल्दी नहीं, देखो ना रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं, आज FR1 की क्लास की मुझे कोई टेंशन नहीं है आप, और मुझे ये भी कोई जल्दी नहीं है कि अगर आज ख़त्म ना हुआ तो कोई मसला है, मैं कल सुबह में थोड़ा सा बुला लूँगा 1.5-2 घंटे के लिए। तो अपलोड तो भाईजान पिछले 10 दिन से हो रहे हैं, मेरे ख्याल में हफ्ते से हो रहे हैं, जब से बच्चे गए। देखो ना मुहर्रम के बाद रौनकें ख़त्म हो गई, तो वो गए मुड़ के आए नहीं, जाने वाले को रोक सकता है? हम यही कर सकते हैं कि हम लेक्चर अपलोड कर देते हैं। एग्जाम्पल 1, डबल एंट्री, पता नहीं क्या ऊपर लिखा, छोड़े। यकम जनवरी X8 X लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट मोबाइल एंड अ चार्जर टू Y लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर 1000। ठीक है। प्रोडक्ट A इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी, प्रोडक्ट B इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। भाई आप यहाँ से ज़रा हटते हैं भाई, बहुत शुक्रिया। क्या सिंगल एंट्री? सिंगल एंट्री का टॉपिक होता था कभी FR1 में, अब ख़त्म हो गया सब। नहीं, अच्छा जी, वो बड़ा हैवी टॉपिक था वैसे। अच्छा जी, 28 छोटे मोटे बिजनेसेस के अकाउंट्स आप फिर बना लेते थे उसके बाद। अच्छा जी, 28 फरवरी जो सबसे मुश्किल होते हैं, दुकानदार ने कहा अकाउंट्स बना दो, मैंने लोन लेना है, ऐसे ही कोई स्टोर वाला था, तुम्हें तो असाइनमेंट कितने पैसे दे दूंगा, वो काम आप कर लेते थे उसको पढ़ के। 28 फरवरी पे मैं क्यों आया? यकम जनवरी, ऐसी बात नहीं है, यकम जनवरी पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि A और B प्रोडक्ट देंगे, सेलर ने कहा है हम आपको देंगे कस्टमर साहब। अब यकम जनवरी को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो किस दिन? जिस दिन ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करें। ठीक है। अच्छा, अभी पैसों का नहीं पता लग रहा, लेकिन ये पता लग गया कि 28 फरवरी को मैंने रेवेन्यू बुक करना है। इधर देखो तरतीब, अगर ये समझ आ गई ना आपको, फिर इंशाल्लाह कमाल हो जाएगा, फिर कोई मसला नहीं आना आपको। वो जिस सवाल का मुझे इंतज़ार है वो भी आपके सामने खसो खाशाक की तरह बह जाएगा। ठीक है जी, तरतीब समझें, तरतीब। 28 फरवरी को प्रोडक्ट A डिलीवर हो जाएगी, वैसे कहीं ना कहीं लिखा भी होता है कि डिलीवर हो गई है आगे जाके, तो बहरहाल नहीं भी लिखा हो तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट A डिलीवर हो गई 28 को, हम 28 पे पहुँच गए हैं। ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है ना, वो यकम जनवरी पे खड़े होकर ये बातें कर रहे होते हैं, ये बातें की जाती हैं यकम जनवरी पे खड़े होकर कि 28 को ये A आ जाएगी और 31 मार्च को B आ जाएगी। जब मैं एंट्री करने आता हूँ तो मैं 28 फरवरी पे खड़ा होकर एंट्री कर रहा होता हूँ ना कि अब ये 28 आ गया। ठीक है ना, तो 28 पर गुड्स प्रोडक्ट A ये डिलीवर हो गई। मुझे बताओ क्या एंट्री करोगे भाई, क्या एंट्री करोगे? बोलो। रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू किसका क्रेडिट? A का। कितना? द प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट A एंड B आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी। 400 इज एलोकेटेड टू, ये उसने कहा जी एलोकेशन में करके दे रहा हूं। ठीक है, जो हम करते थे। 400 इज एलोकेटेड टू A, 600 इज एलोकेटेड टू B। ठीक है, 400 की A है, 600 की B। X लिमिटेड रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एंड, ये अभी ना पढ़ो, रिकॉर्ड्स रेवेन्यू व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर्स टू Y। भाई इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात है भी नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड तभी किया जाता है जब कंट्रोल ट्रांसफ़र हो। भाई लेट आने वालों, ये बिल्कुल नया नकोर कॉन्सेप्ट है, अभी शुरू हुआ है प्लीज़, और सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और पास पेपर का सबसे अहम सवाल हमने इसके बाद करना है, इसलिए पूरी तवज्जो इधर रखो। मैंने यह अर्ज़ किया, अभी हमने और कोई चीज़ की डेफिनेशन भी पढ़नी है, ये एग्जाम्पल सिर्फ पढ़ना शुरू किया अभी हमने, और हमने ये बात की है कि एक्स लिमिटेड सेलर है, उसने कहा है अपने कस्टमर को कि प्रोडक्ट A और B आपको डिलीवर करूँगा 1000 रुपये के बदले। A डिलीवर हो जाएगी 28 को, B होगी 31 को। वो कह रहा है ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, इसमें A 400 की है और B 600 की है। आगे मत पढ़ो क्योंकि वो बात बता रहा है जो आपको पहले ही पता है कि हम रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दें। जाहिर बात है डिलीवर करोगे जब A डिलीवर कर दी उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, जब B डिलीवर करोगे उसका रेवेन्यू। इसीलिए यकम जनवरी को मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है,
ओके अभी तो मैं पैसों की तो बात ही नहीं कर रहा, आने की, आ गए हैं, नहीं आए हैं, बाद में आने हैं, पहले आए हैं। मैं फिलहाल सिर्फ बात कर रहा हूँ रेवेन्यू की, जो पढ़ के आए हैं अभी तक। अगर ए 28 फरवरी को डिलीवर होनी है तो ए का रेवेन्यू 28 फरवरी को रिकॉर्ड करोगे? और अगर बी 31 मार्च को डिलीवर होनी है तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे 31 मार्च को। रेवेन्यू ऑफ बी, ये तरतीब बस पकड़ लो ना कभी। ये स्टेप 1 हुआ करेगा आपका ऐसे सवालों में, ठीक है। पहला सवाल है बिल्कुल नॉर्मल है, इंट्रो वाला है अभी, लेकिन तैयारी चल रही है ना असल में IFRS 15 के इस कॉन्सेप्ट को सीखने की। तो उठेंगे तो बुनियाद से ही ना, तभी ऊपर जा सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करते हैं? जब गुड्स डिलीवर कर दें। तो ए डिलीवर हो गई 28 को, ए का रेवेन्यू रिकॉर्डेड। बी डिलीवर हो गई 31 को, तो बी का रेवेन्यू रिकॉर्डेड। अब 28 फरवरी पर देखो पैसे आना ना आना, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता है ये क्राइटेरिया नहीं है। पैसे आ जाएं तो हम कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट करते हैं, ना आए तो हम रिसीवेबल, ठीक है। अब डेबिट को समझिएगा, दो चीज़ें हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, जिनमें से पहली क्या है, अगर कोई कंडीशन ए डिलीवर करते हुए सेलर ने ए डिलीवर किया, कस्टमर ने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि तुम्हें ए के पैसे इस सूरत में मिलेंगे या इस सूरत में मिलेंगे, तो इसको कहा जाता है अनकंडीशनल राइट टू रिसीव। क्या कहा जाता है जी? अनकंडीशनल राइट टू रिसीव। इसको स्टैंडर्ड ने नाम दिया रिसीवेबल, जिसको आप डेटर कहते थे। और भाई जिसको डेटर नहीं कहते थे उसका नाम इस स्टैंडर्ड ने क्या रखा हुआ है? रिसीवेबल, ठीक है। वो रिसीवेबल जो है उसके बारे में आपको बताता चलूं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो हमें भी पता है। और भाईजान कंडीशनल अब पहली बार जिंदगी में आना है ना, तो पहले अनकंडीशनल समझोगे तो कंडीशनल की समझ आएगी। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारों की तवज्जो चाहिए। रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे, क्यों भाई? हमने गुड्स डिलीवर कर दी, ठीक है, अभी पैसे तो नहीं आए, गुड्स डिलीवर कर दी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, पैसों का इंतजार तो नहीं करेंगे। ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, डिलीवर कर दी गुड्स, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बाद हमने कहा यार पैसे नहीं आए, आ जाएंगे, कोई कंडीशन, ने कहा हाँ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, पढ़ो। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एंड इट्स अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन कब? व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर्स टू वाई, ठीक है जी। अब जब हमने 28 फरवरी को ए डिलीवर किया, रिसीवेबल नाम का अनकंडीशनल राइट रिकॉर्ड किया, और जब 31 मार्च को हमने बी डिलीवर किया, तो 31 मार्च को हम बी का रेवेन्यू रिकॉर्ड, रिसीवेबल, ठीक है जी, अनकंडीशनल राइट। कितना आ गया जी? 600। अब अगली बात है, रिसीव हो जाएगा तो हम इसकी एंट्री कर देंगे। देखो ना, अब रिसीवेबल कितना डेबिट हो चुका है? 600। तो उसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा? वो कहेगा ये पकड़ो जी 1000 रुपया, तो हम करेंगे जी 1000 रुपये से कैश डेबिट और 1000 रुपये से रिसीवेबल क्रेडिट। नहीं भाई, वो गुस्सा ही कर गया, मैंने कहा डबल एंट्री तरह नज़र नहीं आ रही सही तरह, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट भाई कोई नया नहीं है, सिर्फ नामों की ऐसे ज़रा सुर्खी पाउडर लगा के लेपा तोपी की है। रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है जी। और अब रिसीवेबल में कितना जा चुका है? पूरा 1000। अब जिस दिन रिसीव हो जाएगा उस दिन इस रिसीवेबल को क्रेडिट करके कैश को डेबिट कर लेंगे। यार ध्यान दे ले यार, इधर बहुत अहम बात है। अब गेम ऑन होने लगी है, ये इससे आगे चलें आगे, लेकिन इससे पहले ज़रा डेफिनेशन पढ़िए 8.1 में। ये एग्जाम्पल करने के बाद आपने फ़ौरन इससे एक सफ़ा पीछे 465 पे आके 8.1 को पढ़ना है। एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, ठीक है,
इज प्रेजेंटेड सेपरेटली एज रिसीवेबल, ठीक है। एन अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन इज प्रेजेंटेड सेपरेटली एज अ रिसीवेबल। कहता है जी करंट एसेट्स के अंदर इनको अलग से एज अ रिसीवेबल शो करिए। A right to consideration is unconditional if only the passage of time is required before payment of that consideration। वो कहता है कि जी ए की पेमेंट क्यों नहीं हो रही, बस इंतज़ार है जी वक्त गुजरने का, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं वक्त गुजरने का। थोड़ा वक्त है इसलिए फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला चक्कर भी कोई नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा आए ज़रा जाग जाएं सारे, अब हमसायों को देख लें सारे और देख लें पेज नंबर 467 पर एक नई एग्जाम्पल है, नवी नकोर, इसको पढ़ें। भाई इसको ज़रा ना ऐसे सर्कल कर लो, अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन, अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन, ये इसको ऐसे हाईलाइट कर लें क्योंकि ये क्या है, ये डेफिनेशन है रिसीवेबल की, ओके। अभी इसी को देखेंगे, आगे बदलना है इसने। सवाल के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है, अनकंडीशनल राइट टू रिसीवेबल, ठीक है, यानी कंसीडरेशन यानी कि रिसीवेबल है। अच्छा अब आगे भी हम अपनी एग्जांपल नहीं पे, अगले सफ़े पे। एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी टू वाई लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ 1000 रुपया। बड़ी तवज्जो चाहिए। प्रोडक्ट ए इज़ टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी, प्रोडक्ट बी इज़ टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। The promise to transfer product A and B are identified as separate performance obligations, ठीक है। 400 is allocated to A and 6 to B, आपको करके दे दी एलोकेशन भी उसने। Revenue is recorded when control of each product transfer, बताने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही किया जाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड तभी किया जाता है जब कंट्रोल ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। लेकिन मसला क्या आया, पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए, पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए इज कंडीशनल ऑन डिलीवरी ऑफ बी। भाई साहब जब तक बी डिलीवर नहीं करेंगे तब तक ए के पैसे हम आपको नहीं देंगे। अब आप सिर्फ बी के डिलीवर होने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि शर्त लगा दी है उसने कि पैसे जो हैं वो डिलीवरी होने पर ही मिलेंगे। अब मामला कुछ गड़बड़ हो गया यार, इसको ज़रा साइड पे कर दें, ऐसे ही ना ये परेशान, मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। दैट इज कंसिडरेशन ऑफ 1000 इज ड्यू ओनली आफ्टर एक्स लिमिटेड हैज ट्रांसफर्ड बोथ ए एंड बी टू वाई। दिस मीन एक्स लिमिटेड हैज कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी फॉर प्रोडक्ट ए। क्या है जी, कौन सा राइट है जी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसको डिब्बा लगाया था ऊपर जाके, उसका नाम क्या रखा था? आज निशान किस पे लगाया? कंडीशनल राइट पे। इसका नाम स्टैंडर्ड रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। क्या नाम रखा हुआ है जी? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। बताता चलूं, ठीक है। ये क्या है भाई साहब? मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जब ए डिलीवर करनी है ना तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, कोई दूसरी राय नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की शर्त क्या है? जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। उन्होंने लिख के भी बताया इसलिए, ठीक है। गुड्स डिलीवर हो गई, भाई हमने जो करना था कर दिया, तो रेवेन्यू सेल तो रिकॉर्ड होनी ही होनी है, अब वो कर दी। अब जब बारी आई डेबिट करने की तो किसे डेबिट करें? कैश आ गया? नहीं, रिसीवेबल डेटर को डेबिट कर लें। इस स्टैंडर्ड के आने से पहले ऐसे ही करते थे, डेटर को ही डेबिट करते थे। IAS 18 के अंदर इस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट IFRS 15 ही लाया इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि अगर कोई कंडीशनल राइट टू रिसीव भी है और ईयर एंड पर पड़ा है तो बैलेंस शीट के फेस पे सेपरेटली नज़र आए उसकी प्रेजेंटेशन। यानी करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक, रिसीवेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट इस तरह से अलग हो, ठीक है। यानी कि पता हो देखने वाले को ईयर एंड के ऊपर कि ये डेटर्स, रिसीवेबल्स ये क्या है? अनकंडीशनल राइट है, और जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है ये कंडीशनल है। बाकी ये टेम्परेरी होता है, जिस वक्त वो कंडीशन पूरी हो जाएगी हम इसको रीक्लासिफाई करके रिसीवेबल बना लेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज, अच्छा फॉलोइंग एंट्रीज नहीं, हम तो इधर एंट्रीज कर लेते हैं। देखें इधर 28 फरवरी, पेमेंट की तो बात ही नहीं हो रही। पेमेंट के ऊपर वो कह रहा है कि कदगन लगा दिया है कि तब तक नहीं करेंगे जब तक
पेमेंट है कैश है तो डेटर तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेमेंट कैश अगर हो जाए तो फिर कौन सा डेटर है? सर वो पेमेंट की कंडीशन है ना, तो हाँ। आज हम डेटर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बाद में अगर जब कैश हो फिर कैश। यही तो फ़र्क डाला है स्टैंडर्ड ने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे क्या है? डेटर रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि सेल कर दी है, पैसे नहीं आए, ठीक है। लेकिन सवाल ने कोई कंडीशन नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई कंडीशन नहीं लगी होती, ठीक है। सवाल ने कोई कंडीशन नहीं लगाई हो। आज तक कितने सवाल किए हमने, रिसीवेबल ही लिखते थे। सवाल जब कहेगा तो तभी कंडीशन है ना, वरना तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सिनेरियो होता है ना, ठीक है। और सही है। हालांकि ए और बी दो प्रोडक्ट्स थी, अलग अलग डेट पे गई। जब हमने ए डिलीवर कर ली तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, पैसे नहीं आए थे, कोई कंडीशन भी नहीं लगी हुई थी इसके रिसीव होने पर, तो हमने कहा अनकंडीशनल राइट है रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू ऑफ ए क्रेडिट, फिर रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू ऑफ बी क्रेडिट। जब उसको हमने कर लिया और फिर ये टोटल 100 का 1000 का रेवेन्यू रिसीवेबल बन गया, और फिर जब रिसीव हो जाएगा तो उस पर कैश कर लो। लेकिन जब हम यहाँ आए, मैंने आपको यही कहा था, तरतीब याद रखना, डेबिट को छोड़ो, तरतीब याद रखना। मसला क्या है? मसला ये है मसला ये है यहाँ पर रेवेन्यू बी का रिकॉर्ड होना है, वो तो बात की बात है, इसको छोड़ो। यहाँ पे पहले ज़रा मेरा रेवेन्यू ए लिख लूँ। रेवेन्यू ए का रिकॉर्ड करना है या नहीं करना? मजबूरी है, करना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ए का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया। अब मेरा सवाल, क्या कैश डेबिट कर दूं? कैश नहीं आया, अच्छा, इसका मतलब रिसीवेबल है। लेकिन नई चीज़ क्या पढ़ी, रिसीवेबल तो है लेकिन उस पर कदगन क्या लगा हुआ है कि आपको इस ए वाले आइटम की पेमेंट तब की जाएगी, कंडीशनल है ये, जब आप बी डिलीवर करेंगे। तो भाई जब तक बी डिलीवर ना हो जाए ये कंडीशन अप्लाइड रहनी है। अगर बी डिलीवर नहीं करोगे तो पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। जब कर देंगे तो फिर ये शर्त ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब रेवेन्यू ए का क्रेडिट करके आपने आर्जी तौर पे क्या चीज़ डेबिट कर दी? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एसेट होता है आ कंडीशनल राइट। कंडीशनल यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे? बिल्कुल वैसे ही लिखें, ये यूं करके मुझे लिखना है। रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या है? अनकंडीशनल राइट टू रिसीव। और इसकी डेफिनेशन क्या है? कंडीशनल राइट टू रिसीव। और ये सिर्फ उस वक्त तक रहेगा किताबों में जब तक वो कंडीशन लगी हुई है। जैसे ही वो कंडीशन मीट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हमने इसको रीक्लासिफाई कर लेना है। हमने इसको रीक्लासिफाई यानी इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट ख़त्म करके और रिसीवेबल को डेबिट कर लेना है। भाई देखें ना, अभी आखिरी क्लासें शुरू हो गई हैं तो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, थोड़ी मेहनत आप कर रहे हैं। स्पीड तो इन चीज़ों में नहीं लग सकती ना, ये चीज़ वैसे ज़बानी तो पढ़ा के नहीं निकली जा सकती। ये आधा घंटा लगाएंगे, फिर पास पेपर का सवाल पूरा करेंगे, आधा पौना घंटा उस पर लग रहा होगा, तब कहीं जाके चीज़ समझ आती है। तो इसलिए ये ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, इससे परेशान ना हुआ करें। ये सारे काम आपके ही आसान हो रहे हैं। ये तो 5 दिन में भी ख़त्म कराने वाले करवा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हो सकता है ख़त्म। लेकिन फिर बाद में टकरें तो आप नहीं मारनी है प्रेप में जाकर और पर्चे में भी, तो उससे बेहतर नहीं यहीं पे मिलजुल के थोड़ी टकरें मार लें तो सही जा रहा है ना। बस एंड है इंशाल्लाह, एक आध दिन की गेम है। अच्छा सुने, अगली बात सुने। अब मैं अलग अलग एंट्रीज से समझाता हूँ आपको। जिस दिन 31 मार्च को डिलीवर हुई प्रोडक्ट बी, तो पहला काम, अभी ये नोट ना करिएगा ऐसे, पहला काम क्या करोगे आप कहोगे भाईजान सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एसेट को किताबों से निकालो, क्योंकि हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है। ये कितने का था? 400 का था, ठीक है, 400। सबसे पहले क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को किताबों से निकालो। क्यों? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। नाउ दिस इज अनकंडीशनल राइट। कोई कंडीशन जो थी मीट कर ली, नाउ दिस इज अनकंडीशनल राइट, तो इसको क्या कर दो? रिसीवेबल, ठीक है। और सही है, तो बस रिक्लासिफाई कर दिया हमने उसको थोड़ी सी देर में, ठीक है। नेट में तो वही आना है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर 28 फरवरी को आपकी बैलेंस शीट बनेगी तो उसके अंदर ये 400 रुपये डेटर नहीं है, रिसीवेबल नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। यूज़र को पता लगेगा कि ये ऐसा रिसीवेबल है जिस पे कंडीशन कोई लगी हुई है,
ठीक है, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये IFRS 15 ने यहाँ पे चेंज किया ना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगली एंट्री आप करोगे कि जी अब रेवेन्यू बुक कर लें, किसका, रेवेन्यू बी का बुक करें। कैश आ जाएगा तो वो तो बाद में होता है 600, और ये डायरेक्ट ही किस में डेबिट कर दो, क्योंकि इसके साथ तो कोई नहीं कंडीशन लगी हुई, तो ये रिसीवेबल ही है। तो पहले इसको इस तरह से सिर्फ पिक्चर ले लो, फिर मैं पर्चे में नोट करने के तरीका बताता हूँ उसमें कैसे करेंगे हम। पहले ज़रा इसको ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे ही नोट कर लो तो बेहतर है। ठीक है, मैं ये फिर चाह रहा हूँ कि ये वाली एंट्री कंबाइन करके ज़रा एक उसूल सा बना लेते हैं। बेटा कैश आया है, नहीं उन्होंने ये कहा है कि राइट अनकंडीशनल हो जाएगा। ये सवाल में कहीं लिखा नहीं हुआ कि कैश आ गया है। अगर इस दिन कैश आ रहा होता तो ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट को ख़त्म करते, रिसीवेबल बनाते और फिर इसको ख़त्म करके कैश कर लेते, या इकट्ठी भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस सवाल ऐसे बनाया गया है ना कि आपको ये दिखाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिक्लासीफाई होकर रिसीवेबल बना है। अब बेसिक 31 मार्च को ही पैसे आ जाएँ तो अब रिसीवेबल में कितना पहुँच चुका है, 1000, तो 1000 क्रेडिट होकर कैश डेबिट हो जाएगा। ये रिक्लासिफिकेशन दिखाना मकसूद था असल में जी। नहीं, गुड्स सर्विसेज यहाँ पर डिस्टिंक्ट हैं। ये पहले सवाल में उसने बोला था ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, सिर्फ पेमेंट को उसने रोका है यार। मतलब वही बात, डिस्टिंक्ट आ जाएगी समझ इंशाल्लाह। ये डिस्टिंक्ट गुड्स सर्विसेज कब होती हैं ये तो भी आपको पता ही नहीं ना, ये तो अभी गेम ऑन होनी है इंशाल्लाह आखिरी आधे घंटे में क्लास के। अच्छा, अब ये तो हो गई कहानी, समझ आ गई, कॉन्सेप्ट आ गया। अब पर्चे में कैसे चलना है, पर्चे में कैसे चलना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आसानी पर्चे के लिए बता रहा हूं अब जी। 28 फरवरी को ए डिलीवर की, इसका रेवेन्यू बुक कर लें, कर लिया, बोलो। फिर 31 मार्च को बी भी डिलीवर कर दी, कितना जी, 600, ठीक है। गुड्स डिलीवर हो तो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो जाता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, जब 28 फरवरी को हमने ए डिलीवर की तो क्या इसकी जो पेमेंट रिसीव करनी है, रिसीव तो हुई नहीं, जो रिसीवेबल है, क्या उसके साथ कोई कंडीशन तो नहीं लगी हुई? अगर नहीं लगी हुई तो यहाँ पे डेबिट कर दो रिसीवेबल, और अगर कंडीशन लगी हुई है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट। सवाल ने कहा कि जी कंडीशन है, ठीक है, तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड किए बिना तो चारा था नहीं, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपनी सेटिस्फाई कर दी थी, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया था, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना मजबूरी थी। तो फिलहाल फिर आर्जी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट कर लिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद 28 फरवरी पे आए, 28 फरवरी पे आपने देखना, आप जरा बड़े ध्यान से देखना, 28 फरवरी को आप 31 मार्च को आपने आए और 31 मार्च को आपने बी डिलीवर कर दी। अब बी के डिलीवर होते ही एक तो इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, जिस वजह से जो है इसका रेवेन्यू बुक हुआ। दूसरा वो कंडीशन, यानी आज पूरा 1000 रिसीवेबल बन गया है। मैं कह सकता हूं आज पूरा 1000 क्या बन गया है, रिसीवेबल, ठीक है, ओके। अब ये एंट्री मैच नहीं होती नजर आ रही, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को ख़त्म कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे आपको पसंद आए, वैसे कौन सा पसंद आया, पहले वाला ज़्यादा पसंद आया, चलो वो भी मैं लिख देता हूँ फिर साथ ही, वो फिर पिक ले ली थी आपने तो अच्छी बात है, ठीक है, ओके डन। नहीं समझ आई इस बात की, कैसे आएगी? अच्छा जी, अब इसको पढ़ने के बाद, करने के बाद एग्जाम्पल को, अब आके हम ज़रा 8.2 की ये डेफिनेशन भी देख लें ज़रा, क्या कहते हैं ये,
इसको करने के बाद देख रहे हैं हम जी। यार ये चाहिए, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा ना, इसमें विटामिन वटूमन की कमी हो रही है थोड़ी सी। अच्छा, अ सप्लायर माइट ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर बिफोर कस्टमर पेज कंसीडरेशन और बिफोर पेमेंट इज ड्यू। बात समझ आती है? सप्लायर कभी कभी गुड्स सर्विसेज कस्टमर को पहले भी दे देता है, इससे पहले, किससे पहले? इससे पहले कि वो पैसे दे या पैसे ड्यू हों, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ सप्लायर्स राइट टू कंसीडरेशन in exchange for goods or services that it has transferred to customer, but right to receive is conditional on something. On something का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अगर मुझे बुखार आया तो तुम्हारा कंडीशनल राइट, वरना अनकंडीशनल। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया तो लिख दिया, क्या कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा किसी चीज़ के ऊपर कंडीशनल है, ठीक है, पेमेंट, ठीक है। राइट टू रिसीव मनी इज कंडीशनल ऑन समथिंग, समथिंग, ठीक है। तो फिर क्या करना है, फिर क्या करना है? आ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रीक्लासिफाइड। पर वो तो बन गया ना, क्या चीज? कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या है? जब राइट टू रिसीव मनी इज कंडीशनल ऑन समथिंग। और अगली बात, कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रीक्लासिफाइड कब? एज अ रिसीवेबल। रीक्लासिफाइड पूरी बात एज अ रिसीवेबल कब जी? व्हेन द सप्लायर्स राइट टू कंसीडरेशन बिकम्स अनकंडीशनल, जब कंडीशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट कब बनाओगे? जब राइट टू रिसीव इज कंडीशनल। और कब इसको रिक्लासिफाई कर लोगे एज अ रिसीवेबल? जब सप्लायर राइट अनकंडीशनल बन जाए, ठीक है। चलें जी, अब हम इस काबल होते हुए नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े कि हम उस सवाल की तरफ बढ़ें जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन चलो देखते हैं। करना वैसे पास पेपर 7 है, लेकिन उससे पहले मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, है कि नहीं? ओए होए होए होए, आज क्या दिन है? आज तो सैटरडे है, ये तो थर्सडे है। चल रहने देते हैं फिर। पहले जी 8 का 3 करते हैं, बल्कि आप करते हैं, हरी आप 8 का 3। अल्लाह करे ये तो खत्म हो जाए। 1 हो गया, ओए होए 2 हो गया, ओए 3 हो गया। क्वेश्चन 8 जी, ये सवाल कर दो, पढ़ो पढ़ो, होता है या नहीं होता? ये छोटा सवाल है, ये छोटा भाई है, 7वां बड़ा भाई है। बहुत खूबसूरत सवाल आ रहा है आगे थोड़ी देर में, फिलहाल इसको पढ़ें। TML entered into a contract to sell one unit of machine A and machine B for a total price of 16. For a total price of 16. Machine A was delivered in December 19 to customer while machine B was delivered in January 20. Consideration of 16 million is due only after TML transfers both the machines to the customer. Condition लग गई है जी। TML sells A and B at standalone prices of 12 and 8. Accountant, यार एक तो ये अकाउंटेंट ने जान खाई हुई है, इसको बाद में पढ़ा करो। चलो जी, मशीन ए मशीन बी है। मशीन ए डिलीवर हो गई दिसंबर 19 में और हमारा साल एंड हो गया। मशीन बी अभी डिलीवर होना बाकी है, बाकी। नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? 16 है टोटल, लेकिन 12 और 8 20 की अरे यार अपना फेवरेट काम नहीं आ गया, लेकिन आप लोगों ने बोर्ड ही नहीं मिटाया हुआ, मुझे खुद मिटाना पड़ गया। एक नोट तो नहीं करना किसी ने? जल्दी जल्दी। किसको?
शहजादे को नहीं उठाना है बेटा, अरे मैं उठा लूंगा। अच्छा जी, दो काम है, दो काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। मशीन ए और मशीन, ऐसे ही है ना, ए और बी है ना। मशीन बी स्टैंड अलोन प्राइस, मशीन ए बेचता है 12 की, बी 8 की, ठीक है। उसके बाद भाई साहब कितने पर ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, ट्रांजैक्शन प्राइस ये 16। याद आ रहा है, बार 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 एक जैसी चीज़ें आई कैप दी जाता है। ओ भाई हैं यही चीज़ें, तो कंक्लूजन की तरफ चले गए ना, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं अब, बस इक्का दुक्का चीज़ें जो मेन मेन रह गई हैं, देखोगे आप पास पेपर्स फिर तकरीबन सारे होने के करीब हो जाते हैं जी। 20 हो गया, 9.6, 6.4, ठीक है। अब दिसंबर 2019 है, बोलो दिसंबर 2019, मशीन ए वॉज डिलीवर्ड। स्टेप 1, रेवेन्यू ऑफ ए 9.6 रिकॉर्ड कर लो, और चूंकि पैसे अभी आए नहीं हैं इसलिए ये रिसीवेबल है। हाँ, अगर ये बात इसने लिखी हुई है, ये देखो, कंसिडरेशन ऑफ 16 मिलियन इज ड्यू ओनली, तब ये ड्यू होगा, रिसीवेबल होगा। भाई ड्यू अगर इनकम के साथ लगाओ तो रिसीवेबल होता है, और ड्यू अगर एक्सपेंस के साथ लगाओ तो पेएबल होता है। ये पेएबल ना समझ लेना, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ 16 मिलियन इज ड्यू ओनली आफ्टर टीएमएल ट्रांसफर्स बोथ द मशीन्स टू द कस्टमर। इसका मतलब मशीन ए वाला जो रिसीवेबल है वो कंडीशनल है, कंडीशनल राइट टू रिसीव है, तो ऐसे को हम क्या कहा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ठीक है जी। ये बस असल में ना इसको हम दिल ही दिल में कह रहे होते हैं रिसीवेबल है, ठीक है, दिल ही दिल में कह रहे होते हैं। लोगों को ये नहीं कह सकते, लोगों को ये कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, ठीक है जी। दिल ही दिल में इसको क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ रिसीवेबल है, बस थोड़ी कंडीशन ही लगी हुई है, हमें पता तो है ही, हम इंशाल्लाह कर देंगे डिलीवर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये क्या होता है जी, कंडीशनल राइट। अच्छा जी, अब अगली बात, ईयर एंड हो गया भाई, हमारा जनवरी से क्या लेना देना, हमारा जनवरी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। क्यों, ईयर एंड हो गया, जनवरी में जनवरी जब आएगा तब की तब देखेंगे, तब बी डिलीवर होगी, तब इसको रिक्लासिफाई करेंगे, यानी इस सवाल में बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें 9.6 का करंट एसेट्स में रिसीवेबल से हट के अलग थलग कॉन्ट्रैक्ट एसेट नज़र आएगा। और यही चाहता था IFRS 15 कि ऐसी कोई सिचुएशन हो तो पता लगना चाहिए अलग से। चलें जी, ओरिजिनल हो गया, बस रॉन्ग रह गया। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड रिसीवेबल एंड रेवेन्यू ऑफ 12 अपॉन डिलीवरी ऑफ ए। सुबहान अल्लाह, रॉन्ग क्या किया भाई ने, कंटेंट ने क्या कर दिया जी, रिसीव, एक तो डेटर नहीं, रिसीवेबल, ठीक है, छुट्टी की होगी ना उसने कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाले दिन जी। रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, सुभान अल्लाह। अब रेक्टिफाइंग एंट्री आज आ भी सही तरफ गई है, जैसे पर्चे में आपने करना होता है, पर्चे में आपने मेन सफ़े के ऊपर इसको रखना होता है और अगले सफ़े के ऊपर आपकी वर्किंग्स चल रही होती है जिनमें ओरिजिनल रॉन्ग चल रही होती हैं, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट होना था, नहीं हुआ, करना पड़ेगा थोड़ा इधर जी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितने से, 9.6 से। रेवेन्यू क्रेडिट होना था 9.6 से, हो गया 12 से, ज़्यादा क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट कर दें 2.4 से। रिसीवेबल रिसीवेबल चल, रिसीवेबल बड़ा आया, कंडीशन लगी हुई है, रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है, ऐसे करके आप सही कर दें इसको।
अच्छा यार, मेरा दिल है उस बड़े सवाल पे जाने से पहले ये भी कर लें, मतलब उस बड़े सवाल की तैयारियां चेक की, हमारी तैयारियां चेक की आपने हैं, तैयारियां, नए कपड़े पहन रहे हैं, थोड़ी देर पहले नए कपड़े पहने थे, अब ये जूते शूते पहन रहे हैं, ठीक है, उससे पहले नहा धो के निकले थे, वो जो हमने वो जाके बुक से 2 एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, ठीक है ना, बड़े सवाल की तैयारियां हो रही हैं। हाँ जी, बड़े दिन की, जुमे की, तुसी व्याह ही सोचा करो, बड़ा दिन सबसे ज़्यादा जुम्मा ही है। अच्छा जी, पेज नंबर 512 पे तशरीफ़ लाइए, खुश्क हो फिलहाल, पर्चा पास करो, पहले खुश्क हो इस वक्त। पॉइंट 2 रह गया था जी, ये 1 हो गया है, ये लो जी वही परोडिया, ये भी नहीं जान छोड़ रहा हमारा, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब ये भी जान छोड़ने लगा है भाई। कार ए भी हमने देख ली थी, कार सी भी देख ली थी, कार डी भी देख ली थी, याद है? लो अब कार बी रह गई थी, उसको भी देख लें। ऑन 1 जनवरी 21 PML entered into 6 months contract with बीटा टू सेल कार बी फॉर 3.5, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट इफ BL परचेजेज मोर देन 10 गाड़ी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 6 महीने के अंदर अंदर, ईयर एंड हमारा 30 जून है। अच्छा ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो 10 गाड़ियाँ, जी ये वो उससे ज़रा हट गई थोड़ी सी बात, कुछ मिक्स भी होगी, लेकिन असल में ना उस सवाल के अंदर जो हम करने जा रहे हैं दोनों चीज़ें ही क्योंकि ज़रा टेस्ट होनी है, तो मैंने कहा इसकी भी प्रैक्टिस करके ही चलते हैं, वो फिर अलग पार्ट नहीं बनाते मेरे ख्याल से। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? 10 मिनट की, चलो बना लेंगे, ठीक है, अगले पार्ट को फिर नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा सा उसको भी बराबर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, कहाँ थे हम? ऑन 1 फरवरी 21 PML, सॉरी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट इफ BL परचेजेज मोर देन 10 यूनिट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, द प्राइस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड टू 3.4 मिलियन पर यूनिट। अच्छा जी, ये अब कॉन्सेप्ट क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहते हैं अपने कस्टमर को कि भाईजान आप हमसे अगर 150 बोतलें ख़रीदेंगे तो हम आपको, पहले भी खरीदते रहे, आहिस्ता आहिस्ता करके हम बोतलें खरीद रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी परचेजेज़ हमसे अगर 150 के लेवल को टच कर गई तो हम आपकी सारी परचेजेज़ के ऊपर 10 रुपये आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है, पहले भी जो बोतलें आपको 50 रुपये के हिसाब से हमने बेची हुई थी, अगर आपने 100 का 150 का फिगर क्रॉस कर लिया जो भी हमने रखा हुआ है, तो एक तो हम आपको नई बोतलें 40 रुपये के हिसाब से सप्लाई करेंगे, और दूसरा पहले वाली के जो 10 एक्स्ट्रा गए हैं वो भी आपको माफ़ करेंगे। वो पैसे वापस करके करें या एडजस्टमेंट जैसे भी हो, वो तो एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो ये भी इन्होंने ऐसा ही किया है, इन्होंने कहा यार क्या कार ए एक जा रही है, कार सी एक जा रही है, कार, बड़ी डील लगाओ। उनको एक बड़ा कस्टमर मिला बीटा, उन्होंने उनको कहा कि भाईजान आपको हम हर गाड़ी 35 लाख की देंगे, लेकिन अगर आप 6 महीने के अंदर 6 महीने में 10 से मोर देन 10, अगर 10 से ज़्यादा गाड़ियां आपने ख़रीद ली ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, द प्राइस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड पर यूनिट, ठीक है। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई यहाँ पे कोई नहीं है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं है, वो मैंने बात क्लोज कर दी है अलग से, ठीक है ना। इसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट देना था, ये जो रिट्रोस्पेक्टिवली जो एडजस्टमेंट आ रही है, क्योंकि जो अगला सवाल करना है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट का कॉन्सेप्ट भी है और ये वाला भी है ना, तो दोनों सीख के जा सकते थे ना उधर, ठीक है। अच्छा, अब एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई 1 मिनट आगे ना पढ़ो, इधर देखो सारे, IFRS 15 किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता है? नहीं, रेवेन्यू पे तो देता है, उसका नाम है एस्टीमेट पे, कहता है अंदाज़ा लगाओ, कहता है कस्टमर पे,
ओ भाईजान मेहरबान कदरदान, मैंने कहा है IFRS 15 कई बार कहा है कि ये कहता है भाई अंदाज़ा लगाओ, अंदाजे की बुनियाद पे बुक करो। अगर लगता है कि वो 10 से ज़्यादा, उसकी हालत देख के कि 10 से ज़्यादा ख़रीद लेगा, तो फिर आज ही रेवेन्यू 3.4 पे बुक करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं आंदा, तो फिर आज रेवेन्यू 3.5 पे बुक करो। अब ये चेंज इन एस्टीमेट होता है ना, अगर आपने 3.5 पे बुक किया और वो आ गया आउट ऑफ द ब्लू 10 से ज़्यादा खरीद गया, तो भाई फिर आप रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये नहीं है पिछला साल, इसी साल की बात रही है, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में आप शुरू से उसको एडजस्ट कर लोगे, कोई मसला नहीं। चेंज इन एस्टीमेट तो आता ही है, आपने देखा है कई दफ़ा। और अगर वो आ जाता है, अगर नहीं आता है तो शुक्र है, हमने तो वैसे ही 3.5 पे सेल बुक की हुई थी, ठीक है। और दूसरे केस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएगा, आपने आज सेल बुक कर ली 3.4 पे, वो नहीं आया, तो फिर जो बचा हुआ होगा, ये मिलती जुलती बात हो रही है। वो जो बल्ब आए थे हमारी एग्जाम्पल में, बस वहाँ पे ये था, वहाँ पे सेल रिटर्न थी, गुड्स आ गई थी, और फिर रिफ़ंड लाइबिलिटी किस चीज़ की, हम गुड्स हमने भेज दी थी, सेलर ने भेज दी थी, और रिफ़ंड लाइबिलिटी क्या बनाई हुई थी, गुड्स ना वापस आ जाए। यहाँ पे ज़रा डिफरेंट तरीका है, यहाँ पे सेल हो गई है लेकिन रिफंड लाइबिलिटी बोल दो अगर आसानी लगती है तो। रिफंड लाइबिलिटी किसकी बना के रखेंगे कि कल कला अगर इसकी 10 से ज़्यादा हो गई तो फिर ये तो डिपेंड करता है अब आपके एक्सपेक्टेशन क्या। अगर तो आपको लगता है कि वो आ जाएगा तो आप आज ही 3.4 पे बुक करोगे और कोई लाइबिलिटी नहीं बनाओगे, और अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं आएगा 3.5 पे बुक करोगे, तो फिर देखते हैं अभी, ठीक है। BL परचेज, ओए ऐसे साल एंड होने से ना 2 दिन पहले उसने 11th यूनिट खरीद लिया, फॉर विच नो रेवेन्यू हैज। अच्छा एक मिनट यार, एक तो इसने बड़ा तंग किया हुआ है। BL हैज मेड पेमेंट ऑफ ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट द वन, ठीक है, 11th वन, विच विल बी सेटल्ड इन जुलाई 2021, ठीक है जी। अब मुझे बताओ कैश कितना आया होगा? 3.5, वेरी गुड, क्योंकि 11वां खरीदने पर पता लगना है। तो जब वो उससे पहले वो आगे कहेगा भाईजान मेरे दिल में नियत है मैंने 11 खरीदने, तो कहेगा सेलर क्या कहेगा, भाईजान जब 11वां खरीदेंगे तो वापस ले जाना, फिलहाल तो 35 लाख निकालो एक गाड़ी के। तो 10 गाड़ियों तक के जो पैसे रिसीव हुए पड़े हैं वो तो 35 लाख हैं। असल में ना सवाल चुप है, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, ये देखो, एट द इंसेप्शन, ये लाइन गायब हो गई, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट PML कंक्लूडेड दैट BL, अच्छा यानी कि आप रेवेन्यू अंदाज़ा लगा के रिकॉर्ड ही कितने पे करोगे? 34 लाख पे। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो मीट कर जाएगा थ्रेशोल्ड, ठीक है। लेकिन मसला क्या है भाईजान, कैश तो आना है 35 के हिसाब से, 3.5 35 लाख के हिसाब से आपका अंदाज़ा है, आपका अंदाज़ा है कि वो आ जाएगा। आप रेवेन्यू को थोड़ा कम बुक कर रहे हो, लेकिन कैश तो उससे पूरा लोगे अनलेस कि वो 11वां खरीदने आ ना जाए, ठीक है ना। तो एंट्री बन गई कैश, मैं एक यूनिट की बात कर लेता हूँ, कैश आपने 3500 से डेबिट किया, रेवेन्यू आपने 3400 से क्रेडिट किया, 1 रुपए की कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी यानी रिफंड लाइबिलिटी कह लें, ठीक है, आसान लगता है तो ये बना लिया आपने, ठीक है। अगली बात, ईयर एंड आ गया, ठीक है। अब ईयर एंड पे खड़े होकर आपने कहा यार ये तो गाड़ी लेने आ गया, इसके पैसे भी अभी उसने नहीं दिए। अब इसमें तो वैसे ही श्योर है आपने डेटर डेबिट करना है और सेल क्रेडिट करना है 3.4 से, लेकिन जो पुराना वाला गड़बड़ हो चुका हुआ है वो रिफंड लाइबिलिटी जो बनाई थी उसको आप अब ख़त्म कर सकते हैं। सिंपल है काम। रेक्टिफाइंग एंट्री चलो नहीं कराता, ओरिजिनल तो कर लें, रॉन्ग कर लें, चलें फिर रेक्टिफाइंग तो आप कर ही लेंगे। इधर देखें, कैश डेबिट होना है, बोलो जी। कितनी गाड़ियां? हर गाड़ी, अच्छा 10 गाड़ियां हैं जिनके पैसे आ चुके हैं, हर गाड़ी के 3.5 लाया। वो बेशक कहता रहे, कसम उठा दे, हम कहेंगे 11वीं में आओगे तो ये वापस ले जाना, फिलहाल तो 3.5 दो, 35 लाख पूरा दो, ठीक है। कितना आ गया? 35। लेकिन आपकी सोच क्या है? आपकी सोच है कि इन्हें आ जाना है, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करो 34 का,
उसको बेशक ना बताओ, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करो 34। और अगर आपको लगता कि इसने नहीं आना तो फिर पूरा 35 पे, फिर कोई लायबिलिटी ना होती, और बाद में अगर आ जाता तो आप सेल कम कर लेते। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन आज ये क्या हो गया, रिफंड लायबिलिटी। मैं इसलिए लिख लेता हूँ तो रिफंड लायबिलिटी ज़रा ये इजी होता है समझना ज़रा थोड़ा सा कि ये रिफंड करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो बिल्कुल सही लफ्ज़ है, ब्रॉड टर्म तो यही है, ठीक है जी। कितना, 1। अच्छा, उसके बाद जी ईयर एंड आया, ये एंट्री आपने की होगी ओरिजिनल, ठीक है। ईयर एंड आया, वो भाई आ गया कहने लगा भाई आर्मी गाड़ी दे दो। आपने कहा अच्छा यार देते हैं। अब कोई अंदाज़ा नहीं, अब तो पक्की बात है 11वीं है, इसमें रेवेन्यू इसके साथ कोई नहीं, ठीक है। और कोई कंडीशन तो अटैच है नहीं आजकल, अब ये भी हमें पता लग गया है कंडीशन अटैच हो तो क्या होता है, लेकिन वो कंडीशन सवाल बताएगा तो अटैच करनी है, ठीक है ना। तो कंडीशन कोई अटैच है नहीं, ठीक है, बेहतरीन हो गया 3.4। लेकिन करते हैं, मैं अलग कर रहा हूँ, अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैस ना मचे अगले सवाल के अंदर। वैसे आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को आप डेबिट करें इसी एंट्री में, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, अलग से करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी आपने डेबिट क्रेडिट की हुई थी, इसको क्या कर दें आप, डेबिट और रिसीवेबल। बस मैं ये चाहता था कि ये एंट्री अलग हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वरना बड़ा मैस मच जाता है, ठीक है। ओके, रिसीवेबल क्रेडिट क्या मतलब, जब साल के बाद अब वो आएगा ना पैसे लेकर, तो वो कितने लेकर आएगा, 3 सॉरी 2, मैं 0.1 माइनस कर रहा था जी। कितने लेके आएगा, हालांकि गाड़ी उसने कितने वाली खरीदी है, 34 लाख की, लेकिन उसको 10 लाख क्यों छोड़ रहे हैं, हर पिछली गाड़ी का 1 लाख उसको इस दिन छोड़ दिया हमने, ठीक है ना, सही है। तो पैसे छोड़े हैं हमने, मतलब ये रिसीवेबल क्या था, ये एडजस्ट हो गया, बस और कुछ भी नहीं किया। तो ये मैंने दोनों एंट्रीज पर्पसफुली अलग रखी हैं हमारे अपने मेन सवाल के लिए, ठीक है। ओके डन। ये कौन सा पार्ट चल रहा है, बस ये वैसे ही वो बीच में पिछले 2 तो वैसे ही आ गए थे, तो बस एक पार्ट और इसका बनाते हैं, फिर ये लेक्चर रोक के फिर 115 शुरू करेंगे, ठीक है ना, नमाज के बाद। तो इसको यहाँ पे पॉज कर दें, ज़्यादा लेंथी ना हो जाए।